उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025-26 के लिए तैयार मिशन खाकी की इन स्रोतों पर आपका स्वागत है। हमारे पास जो ये स्लाइड्स हैं वो पहली नज़र में शायद सिर्फ जानकारी का एक ढेर लगें, लेकिन आज हमारा काम इन फैक्ट्स के पीछे की कहानी को समझना है, उन्हें आपस में जोड़ना है। बिल्कुल। आज हम इन स्लाइड्स का सिर्फ एक वॉइस ओवर नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें क्या कहते हैं, डिकोड कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये जानकारी एक उम्मीदवार के लिए क्यों जरूरी है। सही। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये एक बहुत बड़े और जटिल राज्य को समझने का नजरिया देते हैं। और ये मौका भी बहुत बड़ा है। कुल 41,424 से ज्यादा पद, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। नहीं, ये लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा मिशन है इन स्लाइड्स में दिए गए हर एक पॉइंट को एक धागे में पिरोना। परीक्षा के पैटर्न से लेकर उत्तर प्रदेश के भूगोल, इतिहास और उन छोटी छोटी बातों तक जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। तो सबसे पहले वही सवाल जिससे हर उम्मीदवार की शुरुआत होती है, चयन का रास्ता क्या है? स्रोत बताते हैं कि नींव एक लिखित परीक्षा पर टिकी है। हाँ, और इस परीक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं: सामान्य ज्ञान, हिंदी, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग और अंक गणित। ये अपने आप में एक कहानी कहता है ना? बिल्कुल। भर्ती सिर्फ शारीरिक क्षमता की नहीं है। मतलब ये हुआ कि एक होमगार्ड से उम्मीद की जाती है कि वो शारीरिक रूप से फिट तो हो ही, पर साथ साथ दिमागी तौर पर भी चौकस हो। उसे अपने राज्य की समझ हो, भाषा पर पकड़ हो, और वो तर्क के साथ सोच सके। ये इस भर्ती की गंभीरता को दिखाता है। एकदम सही। और जैसा कि हमारे स्रोतों में ज्यादा जोर सामान्य ज्ञान पर है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश पर, तो आज हमारी ज्यादातर बातचीत इसी पर केंद्रित रहेगी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का एक मानसिक नक्शा बनाते हैं। आर से उत्तर प्रदेश के चारों कोने कहाँ हैं? स्रोत बताते हैं, उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया और पश्चिम में शामली। ये तो सीधे सीधे याद करने वाले नाम हैं। हाँ, लेकिन इन्हें सिर्फ नामों की तरह मत देखिए। जरा सोचिए, सहारनपुर जो हिमालय की तलहटी के पास है, और सोनभद्र जो 4 राज्यों को छूता है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। बिल्कुल। इन दोनों जगहों का कल्चर, भूगोल सब कितना अलग होगा। सही बात है। बलिया, जहां से गंगा बिहार में प्रवेश करती है, और शामली जो हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के प्रभाव में है। ये 4 नाम ही पूरे राज्य की विविधता को दिखाते हैं। ये सोचने का बहुत दिलचस्प तरीका है। अब आते हैं आकार पर। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा हापुड़, सिर्फ 660 वर्ग किलोमीटर। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये विकास के 2 अलग-अलग मॉडल्स की तरफ इशारा करता है। लखीमपुर खीरी एक विशाल कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां जमीन ज्यादा और आबादी का घनत्व कम है। हाँ, और वहीं हापुड़ दिल्ली एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से बहुत घनी आबादी वाला एक औद्योगिक और शहरी केंद्र है। एक ही राज्य में 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। बिल्कुल। और यही विरोधाभास शहरी आबादी में भी दिखता है। सबसे बड़ा शहरी क्षेत्रफल लखनऊ का, लेकिन सबसे ज्यादा शहरी आबादी गाजियाबाद में। ये कैसे हो सकता है? ये एक शानदार सवाल है, और यहीं पर आंकड़ों के पीछे की कहानी छिपी है। अच्छा। देखिए, लखनऊ का विस्तार ज्यादातर नियोजित तरीके से हुआ है, मतलब प्लान्ड है। हाँ। चौड़ी सड़कें, बड़े पार्क, इसलिए क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है। जबकि गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व दिल्ली का एक सैटेलाइट शहर होने के कारण बेतहाशा बड़ा है। वहां कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब एक नियोजित विकास है और दूसरा जैविक, या कहें कि दबाव में हुआ विकास। एकदम से, ये 2 अलग अलग तरह के शहरी विकास की कहानी है। और इस पैमाने पर सबसे नीचे श्रावस्ती है, मतलब वहां शहरीकरण की रफ्तार सबसे धीमी है। हाँ, जो हमें राज्य के भीतर विकास की असमानता को भी दिखाता है। ये तथ्य उम्मीदवारों को ये समझने में मदद करते हैं कि जिस राज्य में वे सेवा करने जा रहे हैं वो कितना विविध और चुनौतियों से भरा है। इतने बड़े और विविध राज्य को चलाने के लिए प्रशासनिक ढांचा भी मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ के आंकड़े भी काफी दिलचस्प हैं। 18 मंडल, 75 जिले, और 76वां जिला कल्याण सिंह नगर प्रस्तावित है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि प्रशासन एक स्थिर चीज नहीं है। आबादी बढ़ने और नई जरूरतें पैदा होने पर प्रशासनिक सीमाओं को बदलना पड़ता है। जैसे अलीगढ़ 2008 में 18वां मंडल बना था। बिल्कुल, वो भी इसी का एक उदाहरण है। और ये विभाजन सिर्फ जिलों तक ही सीमित नहीं है। 17 नगर निगम, 351 तहसीलें, और प्रयागराज में सबसे ज्यादा 8 तहसीलें।
इससे पता चलता है कि प्रयागराज प्रशासनिक और न्यायिक रूप से कितना महत्वपूर्ण केंद्र है। सही कहा। लेकिन प्रशासन के साथ साथ आर्थिक संरचना को समझना भी जरूरी है। स्रोतों में राज्य को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। पश्चिमी संभाग में 30 जिले, पूर्वी में 28, केंद्रीय में 10 और बुंदेलखंड में 7। मुझे लगता है इन संभागों की अपनी अपनी पहचान होगी। बिल्कुल। ये सिर्फ प्रशासनिक बंटवारा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न का कटोरा या शुगर बेल्ट कहा जाता है। यहाँ हरित क्रांति का जबरदस्त असर रहा है। और बुंदेलखंड? बुंदेलखंड एक पठारी और अपेक्षाकृत सूखा इलाका है, जिसकी चुनौतियां एकदम अलग हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, उसकी अपनी सामाजिक आर्थिक हकीकत है। और यहीं पर राजनीति का एंगल आता है। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक कुल 403 विधानसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 162 सीटें पूर्वी संभाग में हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों है। ज्यादा जनसंख्या घनत्व मतलब ज्यादा सीटें। और इसका मतलब है कि राज्य की राजनीति की दिशा अक्सर पूर्वी उत्तर प्रदेश ही तय करता है। ये कनेक्शन, यानी भूगोल से अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से राजनीति तक का सफर, यही तो इन आंकड़ों को दिलचस्प बनाता है। ये तो ही राज्य की संरचना की बात। अब आते हैं उसकी पहचान पर, उसके प्रतीकों पर। स्रोतों में कुछ मजेदार तथ्य दिए गए हैं। मैं अनुमान लगाने की कोशिश करना चाहती हूँ, देखती हूँ मुझे कितना पता है। राजकीय पक्षी मोर? नहीं, वो तो राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। अच्छा, सारस। हाँ। जो अपने जोड़े के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है और राज्य के तराई वाले इलाकों में खूब पाया जाता है। हर प्रतीक के पीछे एक कहानी है। वाह। तो फिर राजकीय पुष्प? शायद कमल। कमल भी राष्ट्रीय पुष्प है। यहाँ जवाब है पलाश, जिसे टेसू भी कहते हैं। पलाश। वसंत में जब यह खिलता है तो दूर दूर तक जंगल में आग लगी हो ऐसा महसूस होता है। इसीलिए इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। वाह, ये तो सच में दिलचस्प है। और शास्त्रीय नृत्य तो मुझे पता है, कथक, लखनऊ घराना और बनारस घराना बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। और एक और तथ्य जो कई लोगों को हैरान कर सकता है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि यूपी तो मैदानी इलाका है ना। हाँ, लेकिन सहारनपुर के पास शिवालिक की पहाड़ियों में ओमोसोट चोटी है, जो 957 मीटर ऊंची है। इन प्रतीकों के अलावा कुछ जगहों की भी अपनी खास पहचान है, जैसे आगरा का बटेश्वर मेला, जो भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, या फिर कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और ये सिर्फ एक उपनाम नहीं है, ये कानपुर के औद्योगिक इतिहास को दर्शाता है, जहां कपड़ा और चमड़े का बहुत बड़ा काम होता था और आज भी है। और यहीं पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी है। हाँ, जो कृषि के क्षेत्र में इसके महत्व को दिखाता है। एक तरफ कानपुर का उद्योग है तो दूसरी तरफ गोरखपुर का टेराकोटा शिल्प है, जिसे जीआई टैग मिला है। ये पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान मिलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक ही समय में कितना आधुनिक और कितना पारंपरिक है। एक तरफ बुलंदशहर में नरोरा का परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है। तो दूसरी तरफ रेणुकूट में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम उद्योग है, जो औद्योगिक विकास की रीढ़ है। तो अब तक हमने उत्तर प्रदेश का एक विस्तृत नक्शा खींच लिया है, उसके भूगोल, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का। अब इन स्रोतों में हम एक कदम आगे बढ़कर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की बड़ी कहानी में कहाँ फिट होता है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है इतिहास से। स्रोत हमें कुछ महत्वपूर्ण तारीखें देते हैं। पहली है 1857, मेरठ, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। इसकी चिंगारी उत्तर प्रदेश की धरती से ही भड़की थी। ये पूरे देश के लिए एक निर्णायक मोड़ था। फिर आता है 1917, साबरमती आश्रम की स्थापना। हालांकि आश्रम गुजरात में है, लेकिन गांधी जी के आंदोलन का एक बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश भी रहा। और फिर 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी अगस्त क्रांति की गूंज पूरे देश के साथ साथ यूपी में भी सुनाई दी। कहने का मतलब है यूपी सिर्फ भारत का एक राज्य नहीं, बल्कि उसके इतिहास का एक मुख्य किरदार रहा है। और अधिकारों के लिए ये लड़ाई हमें सीधे संविधान से जोड़ती है। स्रोत अनुच्छेद 32 का जिक्र करते हैं, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी गारंटी है। और इसी तरह अनुच्छेद 21A है,
जो 6 से 14 साल के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि देश के भविष्य में एक निवेश है। ये भी बताया गया है कि संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये ऐसी बुनियादी बातें हैं जो एक जागरूक नागरिक को पता होनी चाहिए, और खास तौर पे उस व्यक्ति को जो एक वर्दी पहनने जा रहा है। उसे देश के संविधान और शासन प्रणाली की समझ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए अब विषय बदलते हैं और विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। स्रोत में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये तेज और सीधे तथ्य हैं। जैसे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब हल्का क्षारीय, अल्कलाइन। हाँ। या विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विज्ञान के तथ्य हैं। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। और पेनिसिलिन की खोज, जिसने मेडिकल की दुनिया बदल दी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये सब मिलकर सामान्य जागरूकता का एक बड़ा कैनवस तैयार करते हैं। बिल्कुल। एक होमगार्ड को अपने आसपास की दुनिया की बुनियादी समझ होनी चाहिए। विज्ञान और तकनीक भी उसी का हिस्सा है। अब इसी जागरूकता को थोड़ा और बड़ा करते हैं और भूगोल और संसाधनों पर आते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। कोयले की सबसे अच्छी गुणवत्ता एंथ्रोसाइट होती है, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा और अशुद्धियां सबसे कम होती हैं। और पृथ्वी की सबसे निचली वायुमंडलीय परत क्षोभ मंडल है, जहां मौसम की लगभग सभी घटनाएं होती हैं। सही है। और भारत के संसाधनों की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। भारत में थोरियम का विशाल भंडार केरल में पाया जाता है, जो भारत के भविष्य के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए बहुत अहम है। सही। अब आखिर में स्रोत हमें कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की सूची देते हैं। ये तारीखें सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें उन मुद्दों की याद दिलाती हैं जो हमारे समाज और दुनिया के लिए जरूरी हैं। जैसे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। ये दोनों ही आज की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं। फिर 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस। ये दिन उन पुलिस कर्मियों को समर्पित हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान दे दी। एक वर्दीधारी के लिए इस दिन का महत्व बहुत खास होता है। और 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए है। और 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, और जो हमारी समुद्री सीमाओं के प्रहरियों का सम्मान करता है। ये सभी दिन हमें एक नागरिक और एक समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने उत्तर प्रदेश के भूगोल से शुरू करके उसके प्रशासन, संस्कृति और फिर भारत के इतिहास, संविधान, विज्ञान और वैश्विक मुद्दों तक का सफर तय किया। जैसा कि आखिरी स्लाइड कहती है, अब वर्दी दूर नहीं। बिल्कुल। लेकिन उसी स्लाइड में एक और बात लिखी है, लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। सही बात है। ये चर्चा, ये समझ एक मजबूत नींव है, लेकिन असली इमारत तो निरंतर अभ्यास और मेहनत से ही बनेगी। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोतों में 76वें प्रस्तावित जिले कल्याण सिंह नगर का जिक्र है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बढ़ती आबादी, शहरीकरण और विकास की नई चुनौतियों के साथ आने वाले दशक में उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा और किस तरह बदल सकता है। क्या बेहतर प्रशासन के लिए हमें और छोटे जिलों की जरूरत पड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही